हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ राकेश चलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। बच्चे लोग, हम लोग आज इस वाले वीडियो में जो छत्तीसगढ़ का जो मंडी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बेसिस पर, उसके बिहाफ पर जो उसका साइंस वाला जो सेक्शन है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। साइंस के कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम लोग आज मेरे साथ विद डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं, और मैं उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताने के साथ साथ, मतलब आपको आंसर की तो मैं बताऊंगा ही, उसका डिटेल में आपको एनालिसिस भी प्रोवाइड करूंगा मैं। तो फटाक से शुरू करते हैं अपना साइंस वाला एमसीक्यू का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चे लोग, चलिए ये फटाक से देखते हैं। कहते हैं दो परमाणुओं के समस्थानिक को कहा जाता है। अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो शब्द इसने यहाँ पर प्रयोग किया हुआ है समस्थानिक, इसकी मीनिंग क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस समस्थानिक। ठीक है, तो हम बच्चों को पता होगा कि जो समस्थानिक होते हैं उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी में कई ऐसे तत्व हो गए जिनके परमाणु क्रमांक समान हो गए, तो उन तत्वों को ना आवर्त सारणी में हम लोग दिखा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि जो हमारी जो आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक का आवर्ती फलन होती है। तो आपसे वो पूछ रहा है कि दो परमाणु के समस्थानिक को क्या कहा जाता है, और ये रहे उसके ऑप्शंस। इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको चुनकर पिक करना होगा। तो मैंने अभी भी आपको बताया समस्थानिक आप किसको बोलेंगे, जिनका जो परमाणु क्रमांक है वो कैसा होता है बच्चों लोग, समान होता है। तो अगर परमाणु क्रमांक समान हो तो आप उसे समस्थानिक कह सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फटाक से आगे बढ़ते, चलते अपन लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आपने टिक किया, इसका आंसर देख लीजिए इत्मीनान से। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों लोग, रिलैक्स होकर सुनते हैं। कहता है किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर इनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। अब वो आपको बोल रहा है कि भाई परमाणु क्रमांक जो है समान हो गए, हम वो वाली बात मान गए, लेकिन अगर समस्थानिक आपने उसको बोला है तो किसकी संख्या में भिन्नता होगी। ठीक है, उसने ऑप्शंस में लिख कर दिया आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर फोटॉन। अब आपको ना इन सब की परिभाषा पहले तो पता होनी चाहिए, तभी आप इनके सवाल को जवाब को टिक कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ऑल्दो उसी भाषा का क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन को घुमाकर थोड़े नए तरीके से उसने पूछ लिया। तो फोटॉन से शुरू करता हूं पहले। फोटॉन दरअसल क्या होता है पता है, फोटॉन दरअसल वो कण होते हैं, परिभाषा सुन लीजिएगा इत्मीनान से। फोटॉन दरअसल वो कण होते हैं जो प्रकाश के, बेसिकली क्या होता है, जो प्रकाश होता है ना वो बहुत ही छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों में पाया जाता है। तो जो प्रकाश के जो छोटे छोटे ऊर्जा के जो बंडल होते हैं ना बच्चे लोग, उनको दरअसल फोटॉन कहा गया है। तो फोटॉन यहाँ पर कोई कंटेक्स्ट रखता ही नहीं है, क्योंकि फोटॉन तो एक अलग ही चीज हो गई है। तो फोटॉन यहाँ से अपन साफ करेंगे, फोटॉन की यहाँ पर जरूरत नहीं अपने को। अपन देखते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब थोड़ा सा रिलैक्स होकर समझने की कोशिश कीजिए। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भाई, एक कोई परमाणु है जिसका कोई नाभिक होगा और उसके चारों तरफ ना जो इलेक्ट्रॉन है वो दरअसल चक्कर लगा रहे होते हैं। तो प्रोटॉन के, सॉरी, जो नाभिक है उसके चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे होते हैं उसे अपन लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन में हमेशा ऋणावेश होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का इस समस्थानिक से कोई अभी कनेक्शन नहीं है। और वैसे ही प्रोटॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन धनावेश वाले तत्व होते हैं, प्रोटॉन धनावेश वाले एलिमेंट होते हैं जो कि कहां पर स्टैब्लिश होते हैं, सेंटर में स्टैब्लिश होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ चक्कर लगा रहे होंगे और बीच में जो है प्रोटॉन पॉजिटिव आवेश के साथ उपस्थित होगा और दोनों के बीच में जो है आकर्षण बल काम कर रहा होगा जिससे ये बंधे हुए होंगे और ये चक्कर लगा पा रहा होगा। तो ये हो गए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन ना जीरो आवेश वाले कण होते हैं और ये न्यूट्रॉन भी दरअसल सेंटर में ही पाए जाते हैं बच्चे लोग। न्यूट्रॉन भी सेंटर में है और प्रोटॉन भी सेंटर में है, दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब न्यूट्रॉन यहाँ सेंटर पर है और उस पर जीरो आवेश है, प्रोटॉन यहाँ सेंटर पर, उस पर पॉजिटिव आवेश है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, उस पर निगेटिव आवेश है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई है बच्चों को? ठीक है, लेकिन अपना जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन ये है कि समस्थानिक में, समस्थानिक के बीच अंतर में किसकी भिन्न संख्या उपस्थित होती है। आगे बात समझ में। अब आपको रिलेशन पता होना चाहिए, आपको रिलेशन ये पता होना चाहिए कि किसी भी तत्व का जो परमाणु भार होता है वो उसके परमाणु क्रमांक, वो उसके परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करूं तो आपको पता होगा बच्चों लोग, हाइड्रोजन के ना 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटीरियम और तीसरा होता है ट्राइटियम। ठीक है, तो हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक होते हैं उसमें होता है 1H1, 1H2, 1H3।
आगे बात समझ में। अब जिसमें ये जो नीचे वाली जो संख्या है 1 1 और 1 वाली, ये परमाणु क्रमांक को बता रही होगी, और जो ऊपर वाली जो संख्या है 1 2 और 3, ये परमाणु भार को बता रही होगी। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं प्रोटियम की, तो इसका परमाणु भार है 1 और इसका परमाणु क्रमांक भी है 1, और इसमें अगर आप न्यूट्रॉन की संख्या निकालने जाओगे तो वो निकल कर आएगी 0, मतलब प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या होती है 0। ठीक है, अब वैसे ही अगर आपने क्या किया, जैसे मैंने अभी प्रोटियम का निकाला, वैसे अब अगर आप ड्यूटेरियम का निकालने के लिए जाते हो तो ड्यूटेरियम में क्या होगा, ड्यूटेरियम में परमाणु भार होगा 2, परमाणु क्रमांक होगा 1, और जैसे ही आप न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने जाओगे तो आपको मिलेगी अब 1। देखो यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या है 0 और यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या है 1। तो मैं आपको पहली बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये समस्थानिक ही है, ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के समस्थानिक ही हैं। लेकिन आप अगर थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे कि पहले वाले केस में न्यूट्रॉन की संख्या 0 थी और दूसरे वाले केस में न्यूट्रॉन की संख्या 1 थी, और जैसे मैं तीसरे वाले केस निकालने जाऊंगा तो न्यूट्रॉन की संख्या 2 आ जाएगी। तो मैं आपको ये एग्जाम्पल से क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि समस्थानिकों में अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या आपको अलग अलग दिखाई दे रही होगी, और यही वाली बात क्वेश्चन में लिखी हुई है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि समस्थानिक के बीच अंतर किसकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है बच्चों लोग। तो इसको वाले क्वेश्चन का जो जवाब आपको टिक करके आना था पेपर में, आपको टिक करके आना चाहिए था न्यूट्रॉन। आगे बात पकड़ में, यहाँ तक कंफर्टेबल है आप लोग? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, फटाक से चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा इस क्वेश्चन का जवाब, यही आपने टिक किया था। चलिए ये रहा अगला वाला क्वेश्चन, पढ़िए जरा क्वेश्चन को, पढ़िए फटाक से। किसी परमाणु की नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, अब आपसे पूछ रहा है कि भाई किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह आइसोटोप होगा जिसमें, अब ऑप्शंस लिखे हैं, आपको ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। पहला ऑप्शन कहेगा न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है, प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। अब पहले तो आप इस वाले सवाल को जवाब देने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो इसने जो शब्द प्रयोग किया दैट इज आइसोटोप, ये होता क्या है। पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आइसोटोप क्या होता है। अब देखो इस वाली बात को समझो, ऑल्दो मैं मान गया आपको पेपर जो है हिंदी में देना है, लेकिन ना एग्जामिनर क्या करते हैं कि ना पर्पसली जो कॉमन इंग्लिश के वर्ड्स है ना वो ऐसे लिख कर दे देते हैं। आइसोटोप एक इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि समस्थानिक को इंग्लिश में बच्चे लोग आइसोटोप ही कहते हैं। आ रही बात पकड़ में? तो यहाँ पर ये जो आइसोटोप शब्द यूज कर रहे हैं ना, इसका मतलब कुछ और नहीं है, दरअसल वो समस्थानिक ही है। और अभी अभी मैंने आपको सॉल्व करके बताया था कि समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उसकी। ठीक है, और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। तो इसका जो आंसर टिक करके आऊंगा वो टिक करके आऊंगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं ऑप्शन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यही वाला आपने ऑप्शन टिक किया था, देख लीजिए इत्मीनान से। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ना बच्चों लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी आप मंडी बोर्ड का जो एग्जाम देने वाले हो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, तो इनको फटाफट एक बार देखते चलिए मेरे साथ। अगला वाला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है किसी तत्व के समस्थानिक किन गुणों के कारण भिन्न होते हैं। जरा देखिए, तो पहला ऑप्शन है आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, दूसरा है न्यूट्रॉन परमाणु संख्या, तीसरा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगला है परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या। अब फिर से वाली बात आ गई, समस्थानिक पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। समस्थानिक की बात कर रहा है, समस्थानिक में क्या भिन्न होता है? समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, परमाणु संख्या भिन्न नहीं होती है, परमाणु संख्या उसमें समान होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आइए फटाक से चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। आपने यही वाला आंसर इसका टिक किया था, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए ये रहा आपके पास अगला वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है बच्चों लोग कि हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक होते हैं। अभी भी मैंने आपको जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक का कुछ भी डिटेल आपसे पूछ सकता है। हो सकता है कि आपसे तीसरे समस्थानिक बोलकर उसका न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ ले, तो आपको निकालना आना चाहिए, जैसे मैं अभी भी निकाल रहा था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, है ना। तो हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या अभी भी हमने सॉल्व किया था, कुछ और नहीं होती है बच्चों लोग, वो होती है 3। ठीक है, ओके यहाँ तक अपन लोग। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? आपको बताना है कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। पहला है प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। यह मैंने अभी अभी तीनों के नाम लिए थे। इसको अपन लोग बोलते हैं प्रोटियम को 1H1, इसको हम लोग बोलते हैं
1H2 और इसको हम लोग बोलते हैं 1H3। तो इसने पूछा है भाई कौन सा समस्थानिक नहीं है, तो इस वाले क्वेश्चन का मैं आंसर मान के आऊँगा ट्रिप्सियम। ये कोई समस्थानिक नहीं है हाइड्रोजन का। पता चल रहा है कैसे हैंडल करना है आपको एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाक से चलते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा इस क्वेश्चन का सही जवाब जो आपने टिक किया था, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट 8 की तरफ। कह रहा है आपसे कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है ड्यूटेरियम, फिर है प्रोटियम, और फिर है ट्राइटियम और रेडियम। क्या आंसर टिक करेंगे बच्चों लोग इसका। हाइड्रोजन के रेडियो एक्टिव समस्थानिक को क्या कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का जो रेडियो एक्टिव समस्थानिक है वो है ट्राइटियम। ड्यूटेरियम क्या होता है सर। ड्यूटेरियम तो आपको पता होगा, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जब नाभिकीय संलयन की क्रिया कराई जाती है, विखंडन की क्रिया कराई जाती है, तो उसमें मंदक के रूप में, उसमें शीतलक के रूप में ड्यूटेरियम मतलब भारी जल का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ और नहीं है, ये दरअसल भारी जल ही है, हैवी वाटर इसको बोलते हैं अपन लोग। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, ट्राइटियम। ये एक रेडियो सक्रिय तत्व है, यही आपने टिक किया था। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं फटाक से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये लिखा हुआ है आपके सामने क्वेश्चन, आपके सामने ये जो ओ लिखा हुआ है ये दरअसल ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन 816, 817 और यहाँ पर भी होगा 818 को क्या कहते हैं, आपको बताना है आप इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको परमाणु क्रमांक समान दिखाई दे रहे हैं, परमाणु भार भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे हैं, और से आप निकालोगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी भिन्न भिन्न हो जाएगी। तो हम इसे कुछ और नहीं कहते हैं बच्चे लोग, इसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, समस्थानिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं। इनमें से आपको बताना है कौन से वाले ऑप्शन में कि किसके, कौन से ऐसा तत्व है जिसके सबसे ज्यादा समस्थानिक होते हैं। क्या रहेगा आपका जवाब, फटाक से चैट सेक्शन में मुझे बताइए। तो इसमें जो सबसे ज्यादा समस्थानिक वो पाए जाते हैं पोलोनियम के, कुल 27 समस्थानिक पोलोनियम के पाए जाते हैं बच्चे लोग। ठीक है, आई होप आप इस वाले सेशन को एंजॉय कर रहे होगे। फटाफट नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाक से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए, ठीक है, रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। आपको चट्टानों की आयु ज्ञात करनी है बच्चे लोग, तो आपको बताना है आप कौन सा वाले समस्थानिक का इसमें प्रयोग करने वाले हैं। यूरेनियम, हाइड्रोजन, प्लूटोनियम या फिर कार्बन। तो ज़रा देखिएगा, हम लोग चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए जो रेडियो सक्रिय तत्व है, अब कभी कभी मान लिया हम लोग एग्जाम में बैठे हैं और हम लोगों को ना जवाब नहीं भी पता है, तो भी सवाल अगर थोड़ा सा फोकस करोगे तो आपको जवाब पता चल जाएगा। सवाल में उससे साफ साफ लिख के दिया रेडियो एक्टिव, तो इनमें से रेडियो एक्टिव है कौन सा, ऑब्वियसली रेडियो एक्टिव है यूरेनियम। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा यूरेनियम। ठीक है, कंफर्टेबल है हम लोग। हाइड्रोजन और कार्बन तो मैं किसी भी हालत में नहीं मार के आता। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए आपको बताना है कि हम लोग कौन से वाले समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो रक्त का थक्का अगर आपको पता लगाना है तो उसके लिए सोडियम 24 का प्रयोग करोगे, कोबाल्ट 60 का, आर्सेनिक 74 का या आयोडीन 131 का। तो अब इसका ना इसमें गलती हो जाती है, हम लोग ना कई दफ़ा जो है ना सुन चुके हैं कि कोबाल्ट 60 जो है उपचार के लिए या फिर जो है इलाज वगैरह के लिए प्रयोग होता है। सच बात है, कोबाल्ट 60 प्रयोग होता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपको इस वाली बात को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ना किस कंटेक्स्ट के बारे में बात कर रहा है। ये उपचार है, इलाज नहीं चल रहा है। और कोबाल्ट 60 जो है कैंसर के लिए दरअसल प्रयोग किया जाता है बच्चे लोग। यहाँ पर रक्त के परिसंचरण तंत्र के थक्के की स्थिति का पता लगाने की बात की जा रही है, तो ये दरअसल प्रयोग होता है इसमें सोडियम 24। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बच्चे लोग वो होना चाहिए था सोडियम 24। आइए चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, यही आपने टिक किया होगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है, चलिए जरा फटाक से पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 कहता है कोबाल्ट 60 का प्रयोग आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में होता है। आपको बताना है क्योंकि उससे क्या उत्सर्जित होती है।
अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें क्या निकलती है भाई उसमें से। अब ये अच्छा क्वेश्चन हो गया, हम सबको याद रहता है कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग हम लोग जो है कैंसर के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन आपको बताना है कि ठीक है कर लो कैंसर के, लेकिन कौन सी किरण उसमें से उत्सर्जित होती है ये भी तो बताओ। तो इसका सही जवाब बच्चे लोग हल्क की गामा किरणें उसमें से निकलती हैं। हल्क पता है बच्चों को, तो हल्क के केस में गामा किरण उत्सर्जित होती है ना, तो आपको याद रखने के लिए मैंने बताया कोबाल्ट 60 में कौन सी किरणें उत्सर्जित होंगी, गामा किरणें उत्सर्जित होंगी। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। यही आपने इस वाले क्वेश्चन का जवाब मारा था, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपसे कहता है रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटोप कौन सा है? पोलोनियम, कोबाल्ट, आयोडीन और सोडियम। फिर से वाली बात आपको ध्यान देना चाहिए, इसमें साफ साफ लिख कर दिया है कैंसर, तो कैंसर के इलाज के लिए हम लोग यूज़ क्या करते हैं, कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। ये आपको याद रखना चाहिए, बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से, अक्सर ये वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में रिपीट होता रहता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए फटाक से चलते हैं क्वेश्चन 14 की तरफ बच्चे लोग। क्वेश्चन 14 कहता है वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो कहलाते हैं। ऑप्शंस देखिए, आंसर टिक कीजिए, मुझे आप सही बच्चों से आंसर एक्सपेक्टेड है इसमें। ऑप्शन में लिखा हुआ है आपके पास सम इलेक्ट्रॉनिक, समभारिक, समस्थानिक, आइसोटोन। अब देखो सब के सब अपने नाम से क्लियर है। सम इलेक्ट्रॉनिक वो होगा जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी, लेकिन दरअसल ये कह रहा है न्यूट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए, तो सम इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं टिक होगा। समभारिक वह जिसमें परमाणु भार समान होगा, यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या समान कहने के लिए कह रहा है, तो ये भी नहीं होगा। समस्थानिक मैंने इतना सारा सीख लिया जिसमें परमाणु क्रमांक समान होता है, और इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइसोटोन कहते हैं, तो ये भी इसका सही जवाब नहीं होगा। ठीक है, आइसोटोप कहते हैं, सॉरी। और यहाँ पर लिखा हुआ आइसोटोन। अब यही मैं कह रहा था आपसे कि ना आपको थोड़ा इंग्लिश वर्ड याद रख के चलना है। समस्थानिक का इंग्लिश वर्ड है आइसोटोप, और सम न्यूट्रॉनिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसका इंग्लिश वर्ड होता है बच्चों लोग आइसोटोन। तो इस वाले क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आइसोटोन। ठीक है, यहाँ पर आंसर टिक होगा आइसोटोन, न्यूट्रॉनों की संख्या जो है इस पे समान होगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा इसका जवाब, आपने इसे ही याद भी किया अभी अभी, गुड, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। चलते हैं क्वेश्चन 15 की तरफ। पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? आपको बताना है कि ऐसे कौन से सज्जन आए थे जिन्होंने सबसे पहले परमाणविक सिद्धांत हमको दिया। पहले हैं हमारे पास रदरफोर्ड, दूसरे आए डाल्टन साहब, फिर आए हमारे पास जे थॉमसन, और फिर आए नील्स बोर। कौन लगता है आपको कौन होंगे इसके सही जवाब? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा जॉन डाल्टन साहब। डाल्टन साहब ने सबसे पहले जो परमाणविक सिद्धांत है उसका आधार रखा था, फिर उसके बाद सभी आए अपना अपना उन्होंने जो है विचार रखा। जैसे आपने सुना होगा थॉमसन की परिकल्पना है, रदरफोर्ड की परिकल्पना है, नील्सन बोर की परिकल्पना है, लेकिन सबसे पहले जो आए थे वो आए थे डाल्टन साहब। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। चलते हैं फटाक से आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन आपसे कहता है बच्चों लोग कि परमाणु के नाभिक का आकार क्या है। आपसे वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि नाभिक का आकार क्या है, परमाणु का आकार क्या है, तो आपको याद होना चाहिए नाभिक का आकार कुछ और नहीं है, वो है 10⁻15 मीटर। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। आपने इसे टिक कर लिया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला कहता है 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से कौन सा ऐसा कण है जो बहुत ही ज़्यादा अस्थायी है। ठीक है, तो आपको बताना है। तो मैंने आपको तीनों की ना पोजीशन बता दी थी, मैंने बता दी थी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते कहाँ पर है। तो जो अस्थायी है, जो अस्टेबल है, वो कोई और नहीं है, वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इस वाले क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक, आइए फटाक से चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। यही आपने टिक भी किया, देख लीजिए जरा इत्मीनान से इसे। ठीक है, अगला वाला है अपने पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आयनों की संख्या,
या फिर न्यूक्लियनों की संख्या। अब जरा बात को समझना पड़ेगा आपको कि ये जो प्रोटॉन परमाणु क्रमांक है ना, इसके लिए ना विशेष थ्योरी भी है जो आपको सीधा सीधा याद भी कर लेनी चाहिए। ठीक है, कैसे याद करनी चाहिए, देखो जरा इत्मीनान से समझो। जो परमाणु क्रमांक होता है ना बच्चे लोग, जो परमाणु क्रमांक होता है ना, वो हमेशा बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या के। जो परमाणु क्रमांक होता है वो हमेशा बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या के। ये आपको ना याद रखना है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब क्योंकि ऐसा होता है, यूजुअली ऐसा होता है क्योंकि नाभिक में स्थित है प्रोटॉन और उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा देखा गया है कि जो प्रोटॉनों की संख्या है वो बराबर हो जाती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, ऐसा देखा गया है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता है हमेशा, कुछ कुछ ऐसे स्पेशल केस है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, लेट से, चलो मैं बात करता हूं आपसे सोडियम की, ठीक है भाई, चलो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। तो अब मेरे से आप अगर पूछोगे कि सर सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, तो भी मैं आपको जवाब दे दूंगा 11। और आप मेरे से पूछोगे कि सर सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तब भी मैं आपको जवाब दे दूंगा 11। लेकिन आपको इस वाली बात को समझना पड़ेगा, अगर मान लो ऐसा लिखा रहा Na+ करके उसने लिख दिया, अब इसमें अगर आप मेरे से पूछोगे कि परमाणु क्रमांक क्या है, तब तो मैं 11 बोलूंगा, प्रोटॉनों की संख्या क्या है तब भी मैं 11 बोलूंगा, जो कि परमाणु क्रमांक के हमेशा बराबर होती है। लेकिन अब अगर आपने मुझसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा ना, तो 11 होता, लेकिन ये जो प्लस साइन है ये कन्वे कर रहा है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, इसलिए 11 में से एक निकल गया, तो कितना बन गया 10। अब आप देखो कि यहाँ पर जो प्रोटॉनों की संख्या है वो तो परमाणु क्रमांक के बराबर है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर नहीं है। तो मैं आपसे वाली बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो फिक्स बात है ना वो ये है, ये हमेशा एकदम फिक्स बात है कि जो परमाणु क्रमांक है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है उस पर स्थित आवेश के कारण, उस पर स्थित आवेश के कारण घटती या बढ़ती रहती है। अगर धनावेश होता है तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, और अगर ऋणावेश होता है तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में उसने कहा था कि जो परमाणु क्रमांक है वो उसका निर्धारण कैसे होता है, तो उसका जवाब सिर्फ आपको इतने से ही देकर आना है कि परमाणु क्रमांक जो है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, तो उससे अपन निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। यही आपने इस वाले क्वेश्चन को टिक किया था, ठीक है, डन है, आगे बताऊं? आइए बच्चे लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, कहता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का आवेश का जो निर्धारण है वो किसने किया था। साइंटिस्ट का दरअसल आपसे नाम पूछ रहा है। हमने ना ये देख रखा है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, तो आपको ये बताना है कि सबसे पहले ये चीज किसने पता की थी बच्चे लोग। तो सबसे पहले ये चीज पता की थी किसी और ने नहीं, हमारे थॉमसन, मिलिकन, रदरफोर्ड या गुलाम मिलिकन साहब ने पता की थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा मिलिकन। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीखते चलिएगा जबरदस्त तरीके से। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। कहता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। मुझे ऐसा लगता है ये वाले सवाल का जवाब आपको सारे के सारे बच्चों को पता होगा, और मैं मानता हूँ कि अब इसका सही जवाब भी देंगे। तो इसका एकदम सही जवाब है 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19, और ये सी का मतलब है कुलम, और इलेक्ट्रॉन है इसलिए उस पर होता है ऋणावेश, तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध कर दिया था। ठीक है भाई, रदरफोर्ड का जो प्रकीर्णन था उसने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया। उसने बताया क्या कि सभी पदार्थों का परमाणु के बारे में बताया, या पदार्थों के इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, या फिर उसके न्यूट्रॉन के बारे में बताया, या फिर उसके केंद्रक के बारे में बताया। तो आपको ना पहले इस सवाल का जवाब देने के पहले ना ये याद करना होगा कि रदरफोर्ड ने ऐसा क्या काम किया था। भाई आपको ऐसी वाली बात पता होगी कि रदरफोर्ड ने एक स्वर्ण पत्री में क्या किया था, बहुत सारी जो है अल्फा किरणों की जो है उसने बौछार करी थी, है ना, खूब सारी अल्फा किरणों की उसने बौछार करी थी ऐसे। और जब उसने खूब सारी अल्फा किरणों की बौछार करी थी एक स्वर्ण पत्री में, तो उसने कुछ फाइंड आउट करके निकाला था। तो उसने क्या फाइंड आउट करके निकाला था, आपको उसने क्या बताया था बच्चे लोग, कि जो कुछ जो किरणें हैं वो ऐसे सीधी की सीधी निकल गई,
कुछ जो किरणें हैं वो टकरा कर जो है सीधा वापस आ गई, और कुछ जो किरणें हैं वो टकराने के बाद किसी एक एंगल पर निकल गई, है ना, उसने वाली बात बताई थी, किसी एक एंगल पर निकल गई ऐसा, और कुछ जो है सीधी की सीधी निकल गई। उसने ये सब कुछ बातें पता करके बताई थी। तो ये जो उसने बताया था कि कुछ किरणें टकरा कर वापस आ गई या कुछ जो है एंगल पर निकल गई, तो ये क्यों बोल पाया था, तब उन्होंने ये बोला था कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि ये जो कण जो पतरी है उसके सेंटर पर क्या होता है, केंद्रक होता है, जो उस केंद्रक के बीचों बीच से टकराती है, जो उस केंद्र के बीचों बीच से टकराती है टकरा कर वापस आ जाती है, और जो कोने खोपचे से टकराती है वो टकरा कर किसी कोण पर मुड़ जाती है, ऐसा उसने बताया था, है ना। तो आपसे ना जो रदरफोर्ड है, आपको ये वाला मैं पूरा का पूरा जो प्रैक्टिकल है इसका वो आपको रेगुलर क्लास में जो आप मेरे साथ अटेंड करते हो उसमें आपको करके बताता हूँ। बाकी आपको ये वाले बच्चों को मैंने थोड़ा रफ आइडिया दे दिया कि देखो इस तरीके का हमने एक पूरा एक्सपेरिमेंट देखा हुआ है ना। तो रदरफोर्ड ने ये पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद बताया था कि जो परमाणु होता है उसमें क्या स्थित होता है बच्चे लोग, केंद्रक स्थित होता है, ठीक है, ओके हैं अपन लोग। तो रदरफोर्ड के प्रकीर्णन के द्वारा हमें क्या पता चला था, हमें केंद्रक पता चला था। तो इस वाले क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा केंद्रक। आइए चलते हैं फटाक से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन जिसका जवाब है केंद्रक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला है परमाणु विद्युतः होते हैं। तो आपको बताना है कि अगर आप आवेशित करने जाएं परमाणु को तो सामान्य रूप से वे कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, द्विधनात्मक होते हैं या उदासीन होते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो जो परमाणु है बच्चों लोग वो जो है सामान्य रूप से परमाणु सामान्य रूप से कुछ और नहीं होते हैं, वो उदासीन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा उदासीन, ठीक है। आइए चलते हैं फटाक से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आपने टिक किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला है जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। आपको ना मैं ना पूरा ना एक सेट प्रोवाइड करवाता हूँ, हालांकि आपने जो है ये पीडीएफ आपके पास होगी तो आपको ये वाला सेट मिला होगा। तो उस सेट में आपको बताता हूँ कि किसकी खोज किसने की थी, है ना। तो जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी, ये बहुत ही सीधा सा सवाल है, तो आपको इसका जवाब देकर आना है। जेम्स चैडविक ने किसी और की नहीं, दरअसल न्यूट्रॉन की खोज की थी, ठीक है, डन है। न्यूट्रॉन इस क्वेश्चन का सही जवाब है, देख लीजिए जरा इत्मीनान से। आइए चलते हैं। अच्छा थोड़ा सा थ्योरी भी दे देता हूँ क्योंकि ना इसमें एक दो टर्म और यूज़ हुए हैं तो उनके बारे में बता देता हूँ। मैंने आपको क्या क्या बता दिया, प्रोटॉन बता दिया, इलेक्ट्रॉन बता दिया, न्यूट्रॉन बता दिया, फोटॉन बता दिया, अब आ गया है मेसॉन, ठीक है। वे सभी कण जो एक क्वार्क या एक एंटी क्वार्क से मिलकर बने होते हैं उन्हें मेसॉन कहा जाता है। आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट बस ये है कि मेसॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। मेसॉन की खोज जो है युकावा ने की थी, ठीक है। पॉजिट्रॉन क्या होता है बच्चे लोग, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है जिस पर ऋणावेश होता है तो वैसे ही पूरे के पूरे बराबर आवेश का बराबर द्रव्यमान का एक और कण होता है जिसे हम लोग पॉजिट्रॉन कहते हैं। तो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हर तरफ से एकदम सेम टू सेम होंगे। इलेक्ट्रॉन में आवेश होगा 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 कूलम, वैसे ही पॉजिट्रॉन में आवेश होगा 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 कूलम। लेकिन फर्क कहाँ पर है सर, फर्क सिर्फ इतना है कि जो पॉजिट्रॉन है वो धनावेश होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेश होते हैं, ठीक है। तो दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क है, बाकी सब कुछ एकदम सही है। जैसे अपन इलेक्ट्रॉन को E माइनस से दिखाते हैं तो वैसे अपन पॉजिट्रॉन को E प्लस से दिखाते हैं, ठीक है। इसे हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का नाम भी दिया गया है, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान वगैरह आपको याद रहे, आवेश मैंने बताया 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 कूलम, लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ होगा। और इसकी जो घूर्णन गति है वो इलेक्ट्रॉन की आधी होती है और इसका जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के समान ही होता है। इसकी खोज जो है 1932 में कार्ल डी एंडरसन ने की थी। आपको ये जो छोटे छोटे टर्म्स हैं वो याद होने चाहिए। पॉजिट्रॉन को हम लोग बीटा प्लस चिन्ह के द्वारा भी दर्शाते हैं, इंपॉर्टेंट है। और पॉजिट्रॉन से 2 गामा किरण फोटॉन उत्पन्न होती है, ठीक है। चिकित्सालय में प्रयोग होने वाले एक्स किरण में न्यूट्रॉन, गामा किरण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के साथ पॉजिट्रॉन भी शामिल रहता है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है, मेसॉन में, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में या फिर न्यूट्रॉन में, क्या कहते हैं बच्चे लोग। तो कणों की द्विप्रकृति पाई जाती है किसी और में नहीं, दरअसल इलेक्ट्रॉन में। तो इस क्वेश्चन का
जो सही जवाब होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आइए फटाक से चलते हैं आगे। ये रहा इस क्वेश्चन का सही जवाब, आराम से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अगला वाला क्वेश्चन कहता है एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, और ये रहे उसके ऑप्शंस। आपको बताना है कौन सा ऐसा भारतीय वैज्ञानिक है जिसका जो नाम है मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपको याद हो तो मूल कण के साथ किसी और का नहीं, दरअसल हमारे बोस साहब का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये रहे साइंस के कुछ ब्यूटीफुल क्वेश्चंस जिसका मैंने आपको सॉल्यूशन के साथ साथ डिटेल एनालिसिस भी प्रोवाइड करवाया। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इसी तरह के और भी क्वेश्चंस की ज़रूरत है तो इसके लिए बच्चे हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने एक ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज़ आप बच्चों के लिए लॉन्च की है। इस वाली टेस्ट सीरीज़ में जो छत्तीसगढ़ का जो मंडी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है, छत्तीसगढ़ का जो मंडी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम के हिसाब से हमने सारी चीज़ों को कवर किया हुआ है। तो इस वाली टेस्ट सीरीज़ में जिसकी टाइटल है वो है मंडी बोर्ड टेस्ट सीरीज़, जिसकी टाइम होगी शाम में 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। और ये पूरा का पूरा उसका शेड्यूल है जो यूट्यूब में आप बच्चों से शेयर किया गया था। ये दोनों मोड में होगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगी। ऑनलाइन मोड में इसकी फ़ी हमने 99 रुपीज़, ओनली 99 रुपीज़ रखी है। और ऑफलाइन मोड के लिए मतलब जैसे अगर आप आते हैं और हमारे सेंटर में बैठकर टेस्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हम पूरा प्रिंट आउट फॉर्म में क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, और आपको एक नियमित समय के दौरान, जो कि समय क्या है 4 से 6 बजे के बीच में, और ये रही कौन कौन सी तारीख पर कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे, ये सब कुछ एकदम पहले से ही प्री डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप सेंटर में बैठ कर देते हैं तो सेंटर में बैठ कर देने से सिंसेरिटी लेवल और भी ज़्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ साथ में रहते हैं और भी ग्रुप में बच्चे लोग टेस्ट दे रहे होते हैं, तो और भी मज़ा आता है टेस्ट देकर, और अंदर से निकलता है कि यार मुझे और अच्छा परफॉर्म करना है। हम आपको रैंक लिस्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, है ना, ऑनलाइन में भी आपको रैंक लिस्ट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड की जाती है। जो इस वाली टेस्ट में टोटल टेस्ट होंगी वो होंगी 8, और जो आपको कुल क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेंगे 800। मात्र 99 रुपये में आपको 800 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप CGPSC नॉलेज ऐप प्ले स्टोर पर बिल्कुल फ्री है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसे डाउनलोड करके आप इस वाले टेस्ट के लिए एनरोल हो सकते हैं। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो एडमिशन के लिए तो ये हमारा ऑफिस का नंबर है 8839378810। आप इस वाले नंबर पर जब चाहें तब कॉल भी कर सकते हैं, ये हमारा ऑल्टरनेट नंबर है। और जो हमारा ऑफिस है वो है रायपुर में, और उसका एड्रेस है DDU नगर, गोल चौक, MG टावर के पास, MG टावर 2nd फ्लोर। ये रहा आपके लिए एक और ज़बरदस्त अनाउंसमेंट जिसमें आप बच्चों से हम लोग जो मंडी बोर्ड का जो टेस्ट होने वाला है उस पर आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के हिसाब से अच्छा सेट ऑफ क्वेश्चन आपसे शेयर करेंगे, जिससे आपकी एक तैयारी और भी बेहतरीन हो सके। मुलाकात होगी आप बच्चों से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।